माननीय शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। इस तरह का यह जो घटना हुई है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी कई जगह इस तरह की बेचैनी लोगों के मन में है और इस बेचैनी का परिणाम धीरे धीरे बाकी जगह भी दिखेगा। बिहार में कुशासन स्थापित हुआ, उससे तो बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है। हम तो बार बार कहते रहे बिहार के बारे में, खासकर जेडीयू के बारे में, कि अभी हो या महीना भर के बाद हो, कब हो समय बाद में, लेकिन होना तो निश्चित है। आप दलों को तोड़ने का काम लीजिए, हम दिलों को जोड़ने का काम करेंगे और 2024 में इस लोकतंत्र की आत्मा को जरूर बचाएंगे। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है, सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। और उन्होंने तो यहाँ तक निर्णय कर लिया है कि जनता दल का विलय कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल में। अब वो समय की बात है, उसमें 4 महीना लगता है कि 6 महीना लगता है, और उत्तराधिकारी तो उन्होंने घोषित कर ही दिया है। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि जनता दल में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है जनता दल के। आप लोगों की तरफ भी आ सकते हैं, आपका है कुछ भी हो सकता है, पहले भी नहीं आ ही सकते। देखिए, बड़ी संख्या में लोग हम लोगों के भी संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल बदलाव आया है, ये 2.5 साल पहले ही ये बदलाव होने वाला था। माननीय अजीत पवार जी ने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ शपथ ली थी और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, इसी तरह का शपथ ग्रहण हुआ था। तब अजीत पवार जी ने बोला था कि भाई मेरे साथ 40-41 MLA है, लेकिन शायद तब थोड़ा सा वो मैथमेटिक्स नहीं जम पाया। और तब से अजीत पवार जी वहाँ एनसीपी में ऐसे काम कर रहे थे। जरूर उनको डिप्टी सीएम पद मिला था, लेकिन उनका कहना ये था कि भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ जाने से फायदा है। नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय शरद पवार जी ने उसको स्वीकारा नहीं। मैंने भी बार बार शरद पवार जी को बोला था कि आपका नेतृत्व जो है देश के विकास के लिए है, महाराष्ट्र के विकास के लिए है, और नरेंद्र मोदी जी अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपने एनडीए के साथ आना चाहिए। लेकिन शरद पवार जी ने माना नहीं। मैंने उनको ये भी याद कराया था कि जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब उन्होंने बंद किया था, कुछ एमएलए को लेकर वो बाहर आए थे, और तब जो पुरोगामी लोकशाही दल बनाया था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री भी शरद पवार के मंत्रिमंडल में थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राजनीति बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा दे दिया था। शरद पवार जी के बारामती में एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे और शरद पवार जी के कामों की सराहना भी उन्होंने की थी।
लेकिन शरद पवार जी कांग्रेस के चक्कर में और राज ठाकरे के चक्कर में फंस गए और माननीय शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। तो अजीत पवार जी ने तय किया था कि मुझे बीजेपी के साथ जाना है और अजीत पवार जी ने महाबंड किया है, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और महाविकास आघाड़ी को तितर बितर करने का भी काम उन्होंने किया है। तो इसीलिए मैं अजीत पवार जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके साथ आए हुए छगन भुजबल जी है और बाकी जो सभी सीनियर जो नेता है एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी अजीत पवार जी के साथ आए हैं। तो ये एक निर्णय बहुत अच्छा हुआ है और अभी हमारे अजीत पवार जी के साथ अभी 40 MLA हैं। वो वहाँ एनसीपी बोल रहे हैं कि भाई वो हमारे संपर्क में है और आपके संपर्क में थे तो इधर सिग्नेचर करने के लिए कहीं से आए थे। तो अजीत पवार जी ने सभी के साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय ले लिया है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय है। विरोधी दलों को बहुत ही धक्का देने वाला निर्णय है और इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति जो है ये और भी मजबूत हो गई है। हमारी महायुति, हमारी एनडीए महाराष्ट्र में और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। हमने अजीत पवार को तोड़ा नहीं है, वो खुद टूटकर यहाँ आई है और खाली अजीत पवार ही नहीं तो कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय पर लोग और उनके MLA नाराज है और जिस तरह आरजेडी छोड़कर वो बीजेपी के साथ आए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के 77 MLA और आरजेडी के आरजेडी को छोड़कर आने के बाद जब उनके 45 MLA चुनकर आए थे नीतीश कुमार जी के, उसके बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया था लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फिर आरजेडी के पास चले गए। तो इसीलिए MLA में, विधायकों में नाराजी है और बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में भी जो जयंत चौधरी जी है जो इंडिया के साथ आ सकते हैं, वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। आजकल वो अखिलेश यादव जी के साथ नाराज चल रहे हैं और वो भी हमारे साथ आ सकते हैं और आगे ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के जो समाजवादी पार्टी के MLA है उसमें भी फूट हो सकती है और लोग देख रहे हैं कि भाई देश का विकास करना है तो मोदी जी के साथ जाना होगा। इसी तरह की बहुत जगह पर बंडखोरी हो सकती है। मैंने कल भी कहा है कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है अननेचुरल नहीं है, बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ें हैं क्योंकि जिस तरह से विपक्षी एकता के नाम पर लोग दिखावा जैसा ही एक तरह से कर रहे हैं, इसको किसी भी पार्टी का कोई भी समर्थक हो या नेता हो नहीं स्वीकार करने वाला है। यही कारण है कि वहाँ पवार साहब कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनके लोग आज कहाँ चले गए। तो यह होना ही था जो हुआ है और इस तरह का यह जो घटना हुई है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी कई जगह इस तरह की बेचैनी लोगों के मन में है और इस बेचैनी का परिणाम धीरे धीरे बाकी जगह भी दिखेगा। हमने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। निश्चित रूप से बिहार में तो एक तरह से नीतीश कुमार जी कोशिश बारी बारी से जो विधायकों से मिल रहे हैं, उनके अंदर की जो बेचैनी है नीतीश जी के अंदर कि कैसे चीज़ों को हम ठीक ठाक करें, उसी बेचैनी के कारण 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मामला बिहार में है ही। हम तो बार बार कहते रहे बिहार के बारे में, खासकर JDU के बारे में, कि अभी हो या महीना भर के बाद हो, कब हो समय बाद में, लेकिन होना तो निश्चित है। हम JDU के बारे में बिहार में जिस तरह से बोलते रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका आधार है तभी हम बोलते रहे, लेकिन JDU के बारे में तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा महीना दिन समय लगे कि 2 महीना समय लगे, जो कुछ भी हो। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हम टाइम उनके बारे में भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। अब इस स्थिति में कब क्या कांग्रेस में हो जाए, आप आगे आने वाले दिनों में देखिएगा। अभी भविष्यवाणी करना मुनासिब नहीं। बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता समाप्त हुई है,
बिहार में कुशासन स्थापित हुआ है, उससे तो बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं है। सर एक और दावा किया गया है कि कांग्रेस के विधायक भी आप लोग के संपर्क में हैं। नहीं, संपर्क में तो सभी लोग हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार की जनता के बीच में अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए। तो बिहार में भी कोई बड़ा खेला हो सकता है। बिहार की राजनीति में विधायकों को तय करना है। विधायक यदि राजनीतिक दिशा और दशा को तय करना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। उनकी कार्यनीति है कि संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से डराओ, धमकाओ और धमकाने के बाद उसको शामिल कराओ। स्वाभाविक है, इनका ये राजनीति का कुत्सित प्रयोग है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी ये बिहारियों का कलेजा है। बिहार में तो माननीय नीतीश कुमार जी ने आपकी हर चाल को समझ लिया था। 45 MLA की पार्टी हमारी पार्टी, और हमने ये पहले से समझ लिया कि ये दल सहयोगी दल के वजूद को खत्म करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो जनता दल यू ने जब नीति तय कर लिया, महागठबंधन बनाया, तो तमाम आपके जो राजनीतिक तोते हैं वो निष्प्राण हो गए, निष्प्राण। और जितनी भी ताकत आप लगा लीजिए, अरे विपक्ष की एकता की जो मुहिम शुरू हुई है आपके द्वारा कुत्सित षड्यंत्र से ये रुकने वाला नहीं है, बल्कि आप दलों को तोड़ने का काम लीजिए, हम दिलों को जोड़ने का काम करेंगे और 2024 में इस लोकतंत्र की आत्मा को जरूर बचाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।